दुनिया की इकोनॉमी को प्रॉब्लम देने के लिए यूएसए के पास केवल टैरिफ ही नहीं, उससे बड़ा हथियार भी है। वो है उसकी खुद की इकोनॉमी। इट्स लाइक कि अभी हम खुद के लिए खतरा हैं, फिर सबके लिए बनेंगे। जरा समझते हैं इस ट्रेंड को। एक्चुअली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007-8, उससे 3 साल पहले 2005 में आईएमएफ की कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दे वर सेइंग कि यूएस की इकोनॉमी बूम कर रही है। अरे भाई, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है, और हम सब जानते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्फ्लुएंस यूएस का और वेस्टर्न नेशंस की कुछ लॉबी का रहता है। उस समय शिकागो यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि जिसको आप बूम बता रहे हैं वो बबल है, जल्दी ही बर्स्ट होगा। आईएमएफ के बड़े इकोनॉमिस्ट कहने लगे इन प्रोफेसर की रिपोर्ट पर, क्या पनौती वाली बात कर रहे हो तुम, यहां बूम चल रहा है, तुम कह रहे हो बर्स्ट होने वाला है। खैर 3 साल बाद एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि उस एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा था। वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, भविष्य में भारत के आरबीआई के गवर्नर बने मिस्टर रघुराम राजन। तो अभी तो आईएमएफ खुद कह रहा है कि भाई गड़बड़ चल रही है आपकी इकोनॉमी में। सोचो, तब तो ये भी नहीं कह रहा था। अभी कह रहा है कि $37 ट्रिलियन का आपने नेशनल डेट किया हुआ है। मतलब $1 ट्रिलियन का तो इस डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है यूएसए एनुअली। देखिए कितने बड़े लोग हैं। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, इंडिया की जो इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से $4.19 ट्रिलियन है। ये $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि 2030 तक 140% ऑफ देयर जीडीपी ये इनका नेशनल डेट हो जाएगा। और जो सीरियस रिस्क है किसके लिए, केवल यूएसए के लिए नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तभी मैं कह रहा हूं अभी अपने लिए खतरा है, आगे जाकर सबके लिए खतरा बन सकता है यूएसए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अरे करीब 1/4 यानी कि क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी यहां से कनेक्ट हो रहा है। दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कनेक्टेड है यूएसए से। तो अगर ये डूबेगा, इट्स लाइक कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ ना किया गया आने वाले 5 सालों में, तो एक बड़ा चैलेंज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है। मूडीज जो यूएस बेस्ड ही कंपनी है, रिसेंटली इन्होंने खुद यूएसए की क्रेडिट रेटिंग को डिक्रीज किया है, और उसमें भी कंसर्न क्या बताया, नेशनल डेट। अब स्टूडेंट लोन देखिए, करीब $1.8 ट्रिलियन का तो स्टूडेंट लोन है। करीब 90 लाख स्टूडेंट्स हैं यूएसए के जो इस समय, मतलब इस साल, ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं। केवल लोन की बात नहीं है, मुद्दा यह है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, ये लोन नहीं पे कर पाएंगे। तो इट्स अ बिग नंबर। तो अगर ये नहीं लोन पे कर पाएंगे तो पहली बात तो आपकी इकोनॉमी में जो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। दूसरी बात, एक जो कंज्यूमर डिमांड है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भाई बैंक का लोन डिफॉल्ट होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पर एक इंपैक्ट तो पड़ेगा। और बात केवल स्टूडेंट लोन का नहीं है, ये तो एक चीज है। अभी आगे आगे देखिए क्या क्या और गड़बड़ चल रहा है। इस इकोनॉमिक शॉकवेव से अल्टीमेट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अदर रीजंस देखिए क्या है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्हीं की अमेरिकन सोसाइटी फॉर सिविल इंजीनियर्स ने 2021 में अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सी ग्रेड दिया है। इनका कहना है कि 43% अमेरिकन रोड्स जो हैं, पब्लिक रोड्स जो हैं, वो बैड कंडीशंस में हैं। ह्यूमन कैपिटल में ऑलरेडी देखिए जो टॉप कंपनीज है कह रही हैं यार वीजा पॉलिसीज को क्यों टफ कर रहे हो, इस बहाने हम बाहर से टैलेंट अट्रैक्ट तो कर लेते हैं अपनी कंपनीज के लिए। फिलहाल 25th रैंक आ रही है इनकी ग्लोबल साइंस में, और 37th आ रही है मैथ्स के स्कोर में। यूएस की रैंकिंग की बात चल रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अकेला ऐसा डेवलप्ड नेशन है जिसमें पिछले कुछ सालों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हुई है। इसमें एक बड़ी नंबर्स में जो डेथ फिलहाल यूएसए में हो रही है उसका रीजन बताया जा रहा है डेथ ऑफ डिस्पेयर। इस पर प्रिंसटन रिसर्चर्स का कहना है इसमें सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग्स रिलेटेड फैटेलिटीज हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग मतलब एक्सपायर हो रहे हैं? तो उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है और इनका इनएडिक्वेट हेल्थ केयर भी है। टॉप 1% जो इनके लोग हैं वो करीब 1/3 ऑफ वेल्थ उन्हीं के पास है। तो सोचिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का आलम क्या है। और जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास नेशन का मात्र 2.5% वेल्थ है यूएसए के केस में। और जब ऐसे हताश होती है ना जनता, तो फिर वो सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढती है। और ऐसे में यूएसए में इसी वजह से आप देखते हैं कल्चरल वॉर्स, डिबेट आजकल देखते होंगे आप रेस पर, जेंडर पर, हिस्ट्री पर।
जो साइंस के फैक्ट्स हैं उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसे में लोग डेमागॉग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो साइंस को भी रिजेक्ट कर दे लेकिन आपको सिंपल सॉल्यूशन दे दे, आपको मतलब प्राइड से भर दे, चाहे वो प्राइड जो है खोखली हो। तो ऐसे में ये एक टॉप इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर विम नॉट, तो इनकी एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 ऐसे कारण हैं जिसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि यूएसएसआर ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, 1991 में कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो कुछ ऐसा ही यूएसए भी गलतियां कर रहा है। पहला, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे ये तो यूएसए के लिए फायदा है ना सर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज बढ़ी तो अब दुनिया भर में अपने हथियार बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। ये आपको केवल एक पिक्चर दिखाई जाती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे अगर मैं 1980s के यूएसएसआर को देखूं तो 15 से 20% उनके जीडीपी का केवल हथियारों पर खर्च हो रहा था। तो अब आप सोचेंगे लेकिन सर यूएसए के केस में तो अलग है ना, प्राइवेट कंपनीज हथियार बना रही हैं। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनीज ने हथियार बनाए, खरीदे किसने फिर? अरे बाहर के देशों ने तो खरीदे, लेकिन यूएस अपनी मिलिट्री के लिए भी तो खरीद रहा है। पैसा कहां से जाएगा? यूएस के बजट से जाएगा। हथियार किसके पास आएगा? डीओडी के पास आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास आएगा, और फिर वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में उन हथियार को डालेगा, जगह जगह मिलिट्री बेसिस पर पहुंचाएगा, और जो आपके प्रॉक्सी वॉर्स आपको करने वहां पर भी आप सप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली यूएस बजट से आपका एक बड़ा अमाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक अमाउंट देखिए जरा, 2023 की रिपोर्ट बता रही है कि यूएस ने स्पेंड किया $886 बिलियन एक साल में मिलिट्री में, $886 बिलियन। ये कितना बड़ा अमाउंट है, इस बात से समझिए कि यूएस के बाद खर्च करने वाले देशों में अगर आप 10 देशों को मिला लें कंबाइंड, तो उनसे भी ज्यादा यूएस ने खर्च किया एक साल में। ये यूएस के बजट से पैसा खर्च हो रहा है। इसमें कुल मिलाकर इंडस्ट्री और जो ये मिलिट्री है इसका एक कॉम्प्लेक्स है, इनकी एक अलायंस है, इनकी एक साठगांठ है, जिसको हम कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इनके जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी साठगांठ है। फायदा इनको हो रहा है ज्यादा, लेकिन दिखाते हैं कि देखो देश को कितना फायदा हुआ। देखिए पुराने लोग क्या कह गए हैं, यूएसए के डी आइजनहोवर, इनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि यार वी शुड बी कॉशन ऑन दिस फैक्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है फ्यूचर में गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस ना करने लग जाए। क्या आपको नहीं लगता कि आज के यूएस की ये एक चिलिंग रियलिटी बन गई है? जब 9/11 हुआ उसके बाद तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज सेइंग ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म हमें करना है। जरा सर्च करके देखिएगा कि उस समय पर इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डिक चेनी, और डिक चेनी के बारे में फिर सर्च कर देखिएगा कि भाई उनका इतिहास क्या है, तो आप पाएंगे कि वो यूएस की एक कंपनी है हैलिबर्टन, ऑयल एंड गैस फील्ड की, तो उसके टॉप एग्जीक्यूटिव थे ये। और डिक चेनी ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन में करा क्या, मतलब कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो फैसले थे टुवर्ड्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, उसको इन्फ्लुएंस करने में इनका कितना बड़ा रोल था। एग्जाम्पल, इराक, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सद्दाम हुसैन का रहना वो यूएसए के लिए खतरा है, क्योंकि ये ऑयल लॉबी को इन्फ्लुएंस करेगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, प्लस ये हथियारों को बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, शायद यूएसए पर अटैक कर दे फ्यूचर में। ऐसी बातों को फैलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने में इस हैलिबर्टन कंपनी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट बने, उनका बहुत बड़ा रोल था। और फिर अब आज का आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि इराक में जो टोटल ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्राइवेट कंपनी के पास हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो है हैलिबर्टन। तो कहने का मतलब है कि वो जो वॉर का जो एक एजेंडा था, आपको नहीं लगता उसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज का उनका निजी बेनिफिट था? ऐसे में आपने कितने सारे नादान जो लोग थे उनको झोंक दिया, अपने मिलिट्री पर्सनल्स को झोंक दिया। इराक की जो जनता मारी गई वो अलग बात है, आपने कहा अरे एक जगह पर 400 लोग थे, वहां पर गैस का इस्तेमाल किया गया। आपके आने के बाद करीब 6200 सिविलियंस मारे गए, उनका कोई हिसाब नहीं है। इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में चलता है माइट इज राइट। आपके पास ताकत है, फिर कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को आपकी जरूरत है, और जरूरत से ही जियोपॉलिटिक्स चलती है। खैर, इराक और अफगानिस्तान में इन्होंने कुल $8 ट्रिलियन खर्च किए। और आप कहेंगे सर वो तो सर पुरानी बात हो गई ना। अच्छा जी, पुरानी बात लग रही है आपको? अभी जरा डेटा ओपन करके बताता हूं कितनी पुरानी बात है। इसके अलावा सीरिया में $7 बिलियन खर्च करे, तो सोमालिया, पाकिस्तान, यमन, यहां तो ये पैसा बहाते ही रहते हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान किसके बलबूते चलता है, यूएसए के सपोर्ट से ही चलता है। वॉर ओवर हो गया, लेकिन पेमेंट ओवर नहीं हुआ अभी तक। अभी भी उस समय के वॉर का जो $8 ट्रिलियन का इन्होंने खर्च किया है, जो आपको बताया अफगानिस्तान में, इराक में, उसका पेमेंट अभी तक यूएस की जनता पे कर रही है। और ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये कंपाउंड होता जा रहा है।
अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ वॉर स्टडी हुई, उसके बेसिस पे 2050 तक ये जो टोटल पेमेंट बैठेगा, इंटरेस्ट पेमेंट, $6.5 ट्रिलियन बैठेगा। सोचिए, अभी तक ये उसका ब्याज ही भुगतान कर रहे हैं, लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, चलते रहने दो। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ साइंस। साइंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, साइंस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अब केवल यूएसए में ऐसा नहीं हो रहा, हर एक रजीम में कभी कभी ऐसा होता है और जनता को वहां आगाह हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, यूएसआर के टाइम पर जो साइंटिस्ट यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को पॉलिटिकली सपोर्ट करेगा, उस साइंटिस्ट को कहेंगे अरे भाई साहब तुम में इतना टैलेंट है यार, तुम यूएसआर के टॉप साइंटिस्ट बनोगे। जैसे लिसेनकोइज्म, ये इन्होंने पॉपुलर किया। अब था क्या, ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, ट्रॉफिम लिसेनको, ये रहे जनाब। इन्होंने कहा कि जो ये मेंडेलियन मॉडल है ना, ये फॉल्स है। अब मैं ब्रेक करके आसान भाषा में समझाऊं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स का मॉडल कह रहा था कि भाई जो क्रॉप्स होती है ना, वो जीन्स से जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्रॉप के, वो ट्रांसफर होते हैं। तो अगर किसी क्रॉप में आप देख रहे हैं कुछ फीचर्स हैं, तो असल में उसकी जीन्स में इशू है और वही फिर नेक्स्ट क्रॉप में ट्रांसफर होगा। इन जनाब का कहना था यार ये तो बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, ये तो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जीन के नाम पर आपको अपने बीज, अपनी चीजें बेचना चाह रही हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। इनसे पूछा तो आप बताइए जनाब, आपके हिसाब से क्या होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जो साइंटिफिकली पूरी तरह टेस्टेड नहीं थी, उसको हम कहेंगे स्यूडो साइंस। लेकिन जिस पर हाथ हो सरकार का, उसको भाई कौन पीछे हटा सकता है। इन्होंने कहा जो हेरिडिटरी है, ये कोई जीन से, सेल से कनेक्टेड नहीं होती, एक्वायर्ड ट्रेट होता है। तो मतलब इन्होंने इतनी वाहियात बात कही, अगर आप इसको डिटेल में, मैं इस पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए गेहूं है, तो अगर आपको गेहूं को स्ट्रांग बनाना है, तो आप अगर उसको कोल्ड में रखेंगे, तो उसके बाद उस वाली फसल के, उसी जिस फसल को आपने कोल्ड में ज़्यादा रखा है, उसके बाद वहाँ से अगर सैंपल्स को लेकर आप कहीं पर लगाएंगे, तो बाकी जो क्रॉप है ना, वो कोल्ड रेजिस्टेंट हो जाएगी। वाह क्या बात है। तो मतलब ऐसे टेस्टिंग ये बता रहे थे। ठीक है, मॉइस्चर से अगर बचाना है, तो अगर आपने किसी क्रॉप को मॉइस्चर में रखा तो उसके और वो बच गई, तो अब उसके सैंपल को आप यूज कर लीजिए, बस वो भी मॉइस्चर से बच जाएगा। ये नहीं सोचा कि भाई ये भी तो देख लो, उस एनवायरमेंट में कोई और ऐसे फैक्टर्स भी थे क्या जिससे कि वो क्रॉप वहां पर बच गई थी। अब इन्होंने तो अपनी थ्योरी दे दी और इन पर हाथ था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने चलाया कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि कमांड इकोनॉमी थी, यूएसआर में सरकार के अंडर था। उन्होंने कहा सब किसानों को इसी का इस्तेमाल करना है जो ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या था, क्रॉप फेलियर, फूड शॉर्टेजेस, ये होने लगा। और जिस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये हमारे वाला बंदा ही गलत है, ये गलत कह रहा है, ये साइंटिफिक नहीं है, उनको गायब करा दिया गया। तो जब भी आप साइंस को पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए साइंस में, एक तो वो नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली आप अपने देश को ही पीछे कर लेंगे। अब देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर ने अब यूएस में एक स्टडी करी। यूएस में जो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैं, उन दोनों से सर्वे कराया कि भाई आप कितने % लोग हो जो साइंटिफिक स्टडीज को, साइंस को ट्रस्ट करते हो। तो 66% रिपब्लिकन्स ने कहा कि हम ट्रस्ट करते हैं, यानी कि बाकियों को कहना है साइंटिफिक, अरे ये तो नहीं। ट्रंप देखिए, ट्रंप कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज ये तो हॉक्स है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बकवासबाजी है, अरे फॉसिल्स पे फोकस करो। तो क्लाइमेट रिसर्च की फंडिंग को इन्होंने शॉर्ट कर दिया। आपने सुना भी होगा, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के जो वादे हैं उससे पीछे हट गए थे। नेशनल पब्लिक हेल्थ टास्क फोर्स को डिसबैंड कर दिया अपने देश की, जबकि एक पेंडेमिक दुनिया झेल चुकी है, नेक्स्ट ना आए, ऐसे में ऐसी टास्क फोर्स और उसकी फंडिंग की जरूरत थी। कहा जा रहा है कि नासा में भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन जो पॉलिटिकली पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है, इस बात को मैं बता रहा हूं, समझिएगा, जिससे ट्रंप के टाइम पर कुछ ऐसा कर सकती है नासा जिससे कि वो पॉपुलर हो सके, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा है। लेकिन जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट हैं, जो आज आप पैसा लगाओगे तो करीब 20 साल 25 साल बाद उसकी स्टडीज फाइनली रिजल्ट देंगी नासा को, उन पे फंडिंग को कट किया गया है। तो आपको ये लगता है यार ये तो बहुत गलत बात है। अभी आगे ही बढ़ते हैं, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिससे कोई वीडियो, कोई एनालिसिस आपसे ना मिस हो। आइए चलते हैं आगे, और क्या क्या गड़बड़ कर रहा है वो, इंसेंटिवाइज कर रहा है इनोवेशन को। देखिए, यूएस की इकोनॉमी बेस है इनोवेशन पर। आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली, अमेरिकन ड्रीम के बारे में, लिबरलाइजेशन पर। लेकिन अभी जो है धारा उल्टी बह रही है। कैसे? सोवियत ने देखिए क्या गलती करी थी, अगेन कमांड इकोनॉमी, प्रोडक्शन कोटा बना दिए, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में जो फैक्ट्रीज हैं उसमें
उस फैक्ट्री मैनेजर को हम वाहवाही देंगे, उसको अवार्ड देंगे जो प्रोडक्शन का टारगेट पूरा कर लेगा। जैसे कि कोई कील बनाने वाली फैक्ट्री है, नेल बनानी फैक्ट्री है, तो कितने टन की आपने नेल बना दी, वाह क्या कमाल कर दिया आपने, इस बेसिस पर आपको प्रमोट करा जा रहा है, ना कि इस बेसिस पे कि भाई साहब हम ये नेल बना रहे हैं, क्यों ना कोई अदर तरीके से नेल बनाए। मतलब इंसेंटिवाइजेशन तो होना चाहिए इनोवेशन पर, एफिशिएंसी पर, नए तरह के प्रोडक्ट्स पर, लेकिन यहां पर आप कर रहे हैं केवल क्वांटिटी पर। एक्चुअली कैपिटलिज्म और इनोवेशन बेस होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर, यानी कि कोई भी जो आप तरीका आज इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके का एक नियत समय होता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय होना होता है, तभी हम नए युग की तरफ चलते हैं। जैसे कि एक टाइम पर कंप्यूटर नहीं होता था, फिर पर्सनल कंप्यूटर आया, पर्सनल कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया, वही सारी चीजें फोन पर होने लगी। तो पुरानी चीजों का क्या आप उतना ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। इसको हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये कैपिटलिज्म का पार्ट होता है। लेकिन अगर आप पुराने ढर्रों को, पुरानी चीजों को, पुरानी टेक्नोलॉजीज को सेफगार्ड करेगी सरकार टैरिफ बैरियर्स लगाकर, आपके सब्सिडीज देकर, और कहेगी कि अरे जॉब्स इस वजह से जा रही हैं क्योंकि दूसरे जो कंपनीज हैं वो उन चीजों को बना रही हैं। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो पता लगेगा कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अमेरिकन जॉब्स आर लॉस्ट नॉट जस्ट ड्यू टू आउटसोर्स बट ऑल्सो ड्यू टू ऑटोमेशन। तो यानी कि उन जॉब्स को कैसे रोक लेंगे आप? यानी कि ऑटोमेशन की वजह से तो जॉब्स जाएंगी ना। आप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसकी वजह से आप पॉलिटिकली शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को जहां पर चांस होता है अमेरिकन कंपनीज के पास नए इनोवेशंस में इन्वेस्ट करने का। टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म, एग्जांपल देता हूं इसका बेस्ट यूएसआर, क्योंकि एक यूएसआर का एग्जांपल फिर यूएसए। यूएसआर ने पर्सनल कंप्यूटर पर फोकस नहीं किया जिस समय पर यूएसए पर्सनल कंप्यूटर पर इन्वेस्ट कर रहा था। एक समय पर देखिए 10,000 यहां पर कंप्यूटर्स थे यूएसआर में, जबकि यहां पर 1.3 मिलियन कंप्यूटर्स हो गए थे यूएसए में। उस समय यूएसआर क्या कर रहा था? वो डैम्स पर फोकस कर रहा था, वो स्टील मिल्स पर फोकस कर रहा था। अच्छा है, उस पर भी फोकस कीजिए, लेकिन आप केवल उस पर फोकस करें और दुनिया के बदलाव को ना समझें तो आपके लिए ब्लंडर है। आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ ऐसा ही कर रहा है? आज वो ब्लॉक कर रहा है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उतना स्पेस नहीं दे रहा अपनी कंपनीज को इवॉल्व होने के लिए। आज दुनिया चेंज हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो कोल प्लांट इनको फोकस कर रहे हैं, सोलर विंड फार्म्स, उनको उनके डेवलपमेंट पर वो चेक लगा रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा मस्क वर्सेस ट्रंप जो डिबेट चल रही थी, उसमें एक बड़ा रीजन क्या था? मस्क इस बात से परेशान थे, अरे यार जो ईवी सेक्टर है उसको जो सब्सिडीज मिलनी चाहिए तभी तो ईवी सेक्टर फर्दर इन्वेस्ट करेगा, तभी तो वो कॉम्पिटिटिव बनेगा, वो आप हमें सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। और इसी वजह से ईवी सेक्टर में चाइना की कंपनी जो BYD है वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो यूरोप की मार्केट को भी कैप्चर कर रही है। आगे देखना यूएसए की मार्केट को भी कैप्चर करेगी, और उसने अपने शिप्स भी खरीद लिए हैं उसने। मतलब इतने स्केल पर चाइना खेल रहा है। तो यही बातें इनको समझाई जा रही हैं कि भाई वो टॉप टेक पर खेल रहा है, आप नेशनलिज्म का लेप लगाकर दीवारों पर मागा के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल फ्लॉज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में? कहीं इंफॉर्मेशन बबल एंड सेंस मेकिंग क्राइसिस। यूएसआर के केस में क्या होता था कि कुछ जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे प्रावडा, इज़वेशिया, ऐसी मीडिया एजेंसीज है, उसी के थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे कि देश में क्या सच है। तो यानी कि सच क्या है, जनता तक क्या पहुंच रहा है, वो सरकार तय कर रही है। आज हम एक दूसरी रियलिटी में हैं, आज हम फ्रेगमेंटेड रियलिटी में हैं, आज हम किसी एक मीडिया एजेंसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन चैलेंज एक दूसरा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम इको चैम्बर्स पे हैं। अगर कोई यूएस का सिटीजन ट्रस्ट करता है ट्रंप को, तो वो क्या कर रहा है? वो ट्रुथ सोशल को फेवर कर रहा है। मतलब ट्रुथ सोशल जो कहता है मैं तो उसी को सच मानूंगा, और ट्रुथ सोशल है किसका प्लेटफॉर्म? खुद ट्रंप का है। तो ट्रंप इसके थ्रू रियलिटी को डिस्टोर्ट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर तरह के एजेंडा को पुश कर रहे हैं और उनके सपोर्टर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसकी वजह से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब वो प्रो ट्रंप चीजों को लाइक करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया भी आपके इर्द गिर्द एक इको चैम्बर बना देती है। इको चैम्बर का मतलब है आपको आपकी लाइकिंग के ही पोस्ट रिकमेंड होते रहते हैं, वीडियोस रिकमेंड होती रहती है। आपको लगता है कि आपको जो दिख रहा है वो दुनिया दिख रही है, आपको लग रहा है अरे आपको तो सारे पर्सपेक्टिव्स पता लग रहे हैं, लेकिन आपको जो पता लगता है वो केवल एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव पता लगता है। जैसे कि अगर यूट्यूब, ये एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, राइट, यूएसए की कंपनी है भाई, इंडिया में है चलो, लेकिन अगर कोई वीडियो बना दे जो यूएसए की हकीकत को शो करे और यूएसए कहाँ गलत कर रहा है इसको शो करे, तो भाई ये प्लेटफॉर्म के पास पूरी पावर है कि इस वीडियो को वो ना आगे बढ़ने दें, ना शेयर होने दें, ना एल्गोरिथम सपोर्ट करे, जो ऑटोमेटिक जो व्यूअर्स हैं मेरी एनालिसिस के, उनके पास ना जाए।
तो क्या ही किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, अपने आप शेयर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है कि नहीं? कमेंट्स किया जा सकता है जिससे कि थोड़ा मोमेंटम बने, पता लगे। ऐसा ना हो कि हम भी क्लोज लूप इंफॉर्मेशन में रहें, जो वाह वाह वाली बातें हैं केवल वही हमें पता लगती रहें। बैंकर्स टेक ओवर। अब यूएसआर के केस में जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी वो तो यूएसएसआर की जो सरकार है उसी के कंट्रोल में थी। तो होता क्या था, जो इकोनॉमिकली साउंड प्रोजेक्ट्स हैं उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन पैसा किस पर लगाएंगे? जो देश को सही लगता है। प्रॉफिट से क्या लेना देना है, क्योंकि हम तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ना। तो यानी कि इकोनॉमिकली साउंड प्रोजेक्ट्स पर नहीं, ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट्स पर काफी सारा पैसा बहा जाता था। अब यूएसए में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यूएसए में टोटल अर्निंग्स की अगर बात करें, एक डेटा मैं आपको शो करूंगा, कंपनीज ने 52% ऑफ अर्निंग, 52% ऑफ अर्निंग शेयर बाईबैक पे खर्च की है। जो लोग इकोनॉमी से नहीं है, फाइनेंस मार्केट से नहीं है, तो टेंशन न ले, आप भी इस बात को समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। आप खुद सोचिए, इकोनॉमी कब ग्रो करेगी? जब कंपनीज पैसा लगाएंगी ऐसी जगह जहां से कुछ नया प्रोडक्ट बने, जहां से कुछ इनोवेशन बने, वहां से चीजें बढ़ेंगी। या फिर चीजें तब बढ़ेंगी जब कंपनीज केवल शेयर्स खरीदने में पैसा लगाएंगी, क्योंकि शेयर्स खरीदने से जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो बढ़ती है। क्या लगता है आपको? अरे बताइए, कम ऑन। बिल्कुल सही बताया आपने। अरे भाई, शेयर्स जो आप खरीद रहे हैं और स्पेकुलेशन के बेसिस पे जो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उससे आप वेल्दी तो हो रहे हैं, लेकिन क्या देश बढ़ रहा है? क्या उससे जॉब्स बढ़ रही हैं? नहीं ना। तो यानी कि आज हम फाइनेंस कैपिटलिज्म में हैं। आज कितने सारे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, वो कुछ नए आइडिया पर काम नहीं करना चाहते। जिनके पास पैसा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके पास पैसा है, वो कुछ नया बिल्ड नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि यार हम तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, वो बढ़ते रहेंगे, अपने पास पैसा आता रहेगा, क्या टेंशन है, हम वैकेशन पे रहेंगे ना। हमें क्यों दिमाग लगाना है, हमें क्यों चैलेंजेस टेकअप करने हैं, हमें क्यों रिस्क पर अपनी कैपिटल रखनी है, हमें क्यों अच्छे लोग हायर करने हैं। इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, और इस पर ध्यान नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगी उस देश की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी। तो यानी कि 10% ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इन 1947 आपके बैंक के जो एसेट्स होते थे, जो बैंक इन्वेस्ट करते थे शेयर्स में, उससे 10% के आसपास प्रॉफिट बनते थे। लेकिन 2008 तक 40% का जो प्रॉफिट है, ये फाइनेंशियल सेक्टर इससे कमाने लगा। तो यूएस की जो इकोनॉमी है, अब वो फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव जो चीजें हैं, जो शेयर्स हैं, फाइनेंस मार्केट है, उसके थ्रू पैसा कमाने में लगी हुई है, ना कि वो बिल्ड करे चीजों को जो दुनिया खरीदे। जबकि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल तो उससे बनेगी ना, ब्रांड तो उससे बनेगी ना। आप कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया खरीदे, ये मैं बता था। तो केवल 34% वो पैसा लगा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सोचिए तो मतलब कितना कम है कि 54% पैसा आप केवल शेयर खरीदने में लगा रही हैं कंपनीज, अपनी अर्निंग का वापस खरीद रही हैं, जिससे होल्डिंग हमारे पास हो जाए, हम और ज्यादा अमीर हो जाएं। और 34% पैसा लगा रहे हैं वो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट इज रॉन्ग, राइट? कुछ तो होना चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को और पुश कर दिया, इस गलती को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं जिन्होंने चंदा दिया है उनको, भाई उनको फायदा तो मिले। तो इनके यहाँ डॉड फ्रैंक एक्ट था जो इस पर कुछ लिमिटेशन भी लगाता था, क्योंकि हाईली स्पेकुलेटिव फाइनेंस मार्केट जो है वो रिस्क पर भी लाती है। लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों के लिए, फायदे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, जिससे कि जो हेज फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, उन पर जो ओवरसाइट है वो और कम हो गई है। तो यानी कि इससे अब ज्यादा और रिस्क टेकिंग हो सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट, मतलब जो आपका शेयर मार्केट है, अकाउंटेबिलिटी उन पर कम हो गई है। और इनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं, उनके खुद के डीप टाइज हैं वॉल स्ट्रीट के साथ। तो इसका मतलब है पैसा तो ये लोग बना लेंगे, लेकिन केवल कुछ ही लोग होंगे। और जो ब्रॉडली जो यूएस की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बन सकता था, उसके लिए ये खतरा है। अभी बात क्लियर हुई आपको? एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एज, ये लास्ट पॉइंट है। सोवियत यूनियन ने ज्यादा फोकस किस पर करा कि भाई हम तो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, एक्सपोर्ट करते रहेंगे। 1986 में ऑयल प्राइस क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। आज यूएसए क्या कर रहा है? फॉसिल फ्यूल पर फोकस कर रहा है, जबकि न्यू एज फ्यूल्स का टाइम है, जो क्लाइमेट के लिए ही नहीं, इकोनॉमी के खुद के रेजिलियंस के लिए भी जरूरी है। 2025 की इनकी जो एनर्जी डोमिनेंस का जो आइडिया है, वो कह रहा है फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन करेंगे जी हम, ऑयल एंड गैस सेक्टर को सब्सिडी देंगे जी हम। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको नहीं लगता ये सारे पॉइंट्स जो हैं चैलेंजेस शो कर रहे हैं यूएस की इकोनॉमी के। यूएस की इकोनॉमी में अगर टाइम रहते इन चेंजेस को नहीं किया तो वाकई ये जो सिस्टम है ये ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, नियर कोलैप्स की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके कोलैप्स से सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया इस समय फोकस कर रही है अपने आप को रेजिलेंट बनाने के लिए,
तो अगर यूएसए ने टैरिफ बैरियर्स बढ़ाए हैं तो दुनिया के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि तुम अपनी यूएसए पर डिपेंडेंस को घटाओ, दूसरी मार्केट्स के साथ अपने इंटरलिंकेजेस को बढ़ाओ। अगर ये बात क्लियर है आपको, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। सब कुछ क्लियर है तो आपकी जो ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप और यहां पर कनेक्ट हो जाइए जिससे आगे का कोई एनालिसिस आपका मिस ना हो। इस टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा इस पीडीएफ को भी, ये कंटेंट आपको काम आ जाएगा आगे तक। एग्जामिन द चैलेंजेस विद यूएस इकोनॉमी एंड हाईलाइट इट्स कोर रीजंस। तो कोर रीजंस मैंने बता दिए हैं, चैलेंजेस बता दिए हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के डिस्कशन में है। आगे ये जीएस पेपर 2 जिसमें आईआर वाला सेक्शन आता है, उस टॉपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर